नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रिमंडल के जिसका इंतजार था मंत्रिमंडल ने, उसके सदस्यों ने भी शपथ ले ली है। लेकिन सियासत जो है जारी है। बीजेपी के मंत्री कालीचरण सराफ और कैलाश मेघवाल जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान है उस बात को संकेत है उसकी तरफ कि जो सियासत है पूरी तरह से चल रही है। कि बीजेपी ने इशारा किया, कहीं से एक कहते हैं कि बातों बातों में ये बात कह दी कि कांग्रेस में शुरुआत से जो गुटबाजी दिखाई दे रही है हर जगह, कहीं चाहे वो सचिवालय में कमरे को चुनने को लेकर हो या फिर मंत्रिमंडल को लेकर, बहुत सारी चीजों पर कटाक्ष किया उन्होंने। वहीं सचिन पायलट ने भी खासतौर पर एक बात कही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से नई सरकार को कोई समर्थन, किसी भी तरह की सहायता, सहयोग नहीं मिल रहा है। कुल मिला के जो एक राजनीति का माहौल बनता है वो शुरू हो चुका है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से राजनीति दिखाई दे रही है और इसके क्या आगे आने वाले समय में, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, क्या इंपैक्ट होंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस की नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर राजनीति तेज है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री चयन से लेकर विभाग आवंटन के मुद्दों पर विपक्षी दल अब चुटकी ले रहे हैं। भाजपा नेता और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेघवाल ने कहा कि राजनीतिक प्रश्न दिल्ली में पार्टी हाईकमान तय करे, लेकिन शासन प्रशासन अगर दिल्ली से तय होने लग गए तो यह प्रदेश के हित में नहीं। उसके साथ ही मेघवाल ने कांग्रेस पर प्रदेश में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने पर सवाल भी उठाया। मेघवाल ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश में द्वैध शासन प्रणाली ठीक नहीं है। उधर विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी मुख्यमंत्री, मंत्री और विभाग चयन पर कांग्रेस पर तंज कसा। सर्राफ ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 साल में धराशायी हो जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से मैं उचित नहीं मान रहा कि द्वैध शासन प्रणाली कांग्रेस में चालू हो गई। और जहां तक राजनीतिक प्रश्नों का सवाल है, वो तो दिल्ली में तय हो, दिल्ली की पार्टी हाईकमान तय करे। लेकिन शासन और प्रशासन की दृष्टि से अगर दिल्ली में निर्णय होने लग गए तो ये राजस्थान के हित में नहीं होगा और राजस्थान को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। देखिए, अभी तो इनके कभी तो मुख्यमंत्री की खींचतान और उसके बाद मंत्री कौन बनेगा उसकी खींचतान, और अब विभाग किसको क्या दिए जाएं ये भी मुख्यमंत्री के बेचारे के हाथ में नहीं है। इससे ज्यादा सहानुभूति और क्या प्रकट कर सकते हैं। यानी आप ये देखिए कि सब प्रकार और कमरों के आवंटन में भी इनमें खींचतान। यानी आखिर ये क्या करना क्या चाहते हैं? जनता का हित करना चाहते हैं या अपने स्वयं का हित करना चाहते हैं? ये तो भविष्य बताएगा। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी प्रदेश सरकार पर कांग्रेस की नई सरकार के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की इस सरकार को सहयोग नहीं करना चाहती है। खासतौर पर यूरिया वाले मसले को लेकर ये बयान दिया गया। इस तरह से गलत हकीकत पर है ना, जो बयान केंद्र सरकार के मंत्री महोदय ने दिए हैं उनको यहाँ पे आके देखना, क्योंकि सरकार को बने 3 दिन हुए नहीं है और जानबूझ के इस समय में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो जो हमारे प्रदेश को और राजस्थान को जिस निष्पक्ष नजर से देखना चाहिए, शुरुआत में ही संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार की नीयत नहीं है कि एक नई सरकार जो बनी है कांग्रेस की सरकार तीनों राज्यों में, उनके साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया जाए। और ये जो कमी हो रही है ये आर्टिफिशियली पैदा की गई है। कांग्रेस में चुनाव से लेकर सरकार बनने तक 2 शक्ति केंद्र बन चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इस बार सरकार के हर फैसले के लिए प्रदेश के नेता दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इससे बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। अब देखना ये होगा कि नई सरकार किस तरह से विवाद में ना पड़ते हुए अपने वादों को पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जिस तरह से कैलाश मेघवाल जिन्होंने बयान दिया कि द्वैध शासन प्रणाली अगर चलती है तो ये प्रदेश के हित में नहीं रहेगा। बीजेपी को ये चुटकी लेने का मौका जो मिला, ये ऐसे ही नहीं मिल गया, कुछ ना कुछ दिख रहा है। और वो तब से दिख रहा है जब से चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एक कयास थे, पूरा एक सियासी जिस तरह की जो राजनीति चली, जिस तरह की जो सबको मीडिया ने भी देखा कि किस तरह की स्थितियां रही, फिर मंत्रिमंडल, फिर कमरों के आवंटन की बात कालीचरण सराफ ने की, और साथ ही अब मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग क्या मिलेगा इसके लिए भी आला कमान इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उनकी राय मशवरे से ही ये पूरा तय किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने पूरी तरह से चुटकी ली। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए बीजेपी से राजेंद्र मीणा साहब हैं
कांग्रेस से आरसी चौधरी हैं और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आरसी चौधरी जी के पास जाऊंगा। आरसी चौधरी साहब, मैं कालीचरण सराफ साहब का बयान सुन रहा था, आपसे सुन नहीं पाए जी। और कैलाश मेघवाल जो है उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए द्वैध शासन प्रणाली का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि एक शासन प्रणाली राजस्थान में और एक शासन प्रणाली केंद्र में। राजस्थान की जो शासन है, जो सरकार है, वो दो तरीके से चलेगी, केंद्र से भी चलेगी, यहां से भी चलेगी। और कालीचरण सराफ साहब ने कहा कि साहब आपकी जो ये दिख रहा है पूरा, जो मुख्यमंत्री पद से लेकर अब चाहे वो कमरों का आवंटन हो, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे वो अब आने वाले समय में ये विभाग तय करने हो, इसमें आप कहीं भी मतलब गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहे थे। उस बात पे बीजेपी को एक मौका मिल गया बैठे बैठाए। भारतीय जनता पार्टी को ये जो अल्फाज हैं ये कोई आज नया शुरू नहीं था। जब भी भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी थी, जब प्रश्न पूछती थी तो सदैव इसी बातों को लेकर वो चर्चा करती थी। आज जिन दो नेताओं को आपने जिक्र किया और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली हुई है, एक केंद्र से चलेगा और यहां से चलेगा, निश्चित रूप से उनका ये 4.5 साल का अनुभव है और यह अनुभव उन्हें अपने अल्फाजों में प्रकट किया है। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम इतना % बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो अहंकार में आ गए। ये दो इंजन है वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लग गए थे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब मंचों पे होते थे तो कभी नजरें नहीं मिलती थी और कभी भी एक राज्य को कोई ऐसी सौगात बीजेपी के साथ नहीं बता सकते जिन्होंने इतना बड़ा बहुमत देने के बाद 25 लोकसभा के सांसद दिए, 10 राज्यसभा के सांसद थे, 35 सांसद होने के बावजूद यहां पे राज्य को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। अब ये द्वैध शासन की जो बात कर रहे हैं, ये इनका एक मार्गदर्शक मंडल है जिसमें जितने भी जो वरिष्ठ लोग हैं उनको वहां पे भेज देते हैं और उनसे कभी राय मशवरा नहीं होता और ना ही ये तमाम नेता हैं वो मुखर होकर अपनी पार्टी में भी बोल पाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसे अगर ये बीजेपी में ये चर्चा करते, 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 2013 के अंदर सरकार नहीं थी, 8 दिसंबर को नतीजे आए थे, 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने शपथ ली थी। शपथ लेने के 7 दिन बाद में 20 तारीख को उन्होंने कैबिनेट का गठन किया था और उस कैबिनेट के गठन के अंदर मात्र 12 मंत्री बनाए थे और 12 मंत्री बनाने के 3 दिन बाद में उन्हें पोर्टफोलियो आवंटित किया गया और 1 साल तक उन 12 मंत्रियों से ही उन्होंने पूरी सरकार का चलाया और मुख्यमंत्री स्वयं ने 46 विभाग रखे। आखिर प्रदेश की इतनी बड़ी जनता के जनादेश को एक जगह सत्ता केंद्रित कर दे, ऐसा केंद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। ये जो सरकार है कांग्रेस की, ये राजस्थान के आम आवाम की सरकार है, उसकी भागीदारी की सरकार है, ये विकेंद्रीकरण की सरकार है, ये विचार विमर्श की सरकार है, ये सरकार है जो जनता के प्रति जवाबदेह हो सके, वो सरकार है। इसलिए वो चिंता अगर करते तो राज्य जो 5 साल में पिछड़ गया शायद ये नौबत नहीं आती। और ये जिस प्रकार की जो उनकी मानसिकता है वो ये दर्शाता है कि नकारात्मकता का भाव उनके पास में है। ठीक है, जहां पे जो अंगद के पांव की चर्चा करते थे वो अंगद का पांव जब उखड़ा तो नकारात्मक यहां जो बात हो रही है, यहां जो बीजेपी को मौका मिल रहा है आरसी चौधरी साहब, ये बार बार जो बात उठ रही है, बार बार उठने का कारण है जो चीजें मीडिया में या साथ जो दिखाई दी कि जो गुटबाजी की बात होती है ना, कि गहलोत समर्थक गुट, एक पायलट समर्थक गुट, उनके ही आधे मंत्री होंगे, उनकी पसंद के आधे मंत्री होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का ये मानते थे कि पायलट भी सीएम की रेस में है, गहलोत भी सीएम की रेस में है, चूंकि अब गहलोत सीएम बने। तो ये जो सारी बातें निकल के आती हैं वो वहीं से निकल के आती हैं कि भाई अब देखिए मंत्रिमंडल में भी ये चीज देखने को मिल रही है और अभी सचिवालय में कमरा आवंटन को लेकर भी बीजेपी ने इस बात पर कटाक्ष किया कांग्रेस के ऊपर। मैं आपके चैनल पे कई लंबे समय से आ रहा हूं और ये चैनल जब हम विपक्ष में थे, जब एक जगह पे ये बैठ के जब तमाम जो नेता थे खाना खाते थे, आज वो राज्य की जनता की जो दुख दर्द की जब चर्चा करते थे तब भी ये करते थे कि ये डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। और किसमें था वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो 76 दिन तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए, वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे। उनके पुत्रों ने कहा, उनके बेटों ने कहा कि अगर दलित को, अर्जुन राम जी मेघवाल के बेटे ने कहा और उन्होंने तो फेसबुक पे डाला कि अगर दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। निश्चित रूप से उनका कहना सही हो सकता है जो आज सामने। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे और उसके बाद में खींवसर थे, खींवसर जो मंत्री थे, उनके पुत्र ने कहा था कि राजपूत को जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो हम पूरी जगह विरोध करेंगे और तमाम निर्णय आपको देखने को मिले। ये गुटबाजी कहां रही और किस प्रकार समझौते का अध्यक्ष लेके आए। हमारे जो तमाम नेता हैं वो नेता दो आप जिनको देख रहे हैं, इससे पहले भी गहलोत साहब ने कई लोगों का जिक्र किया और पार्टी के अंदर बहुत वरिष्ठ और कद्दावर नेता है जो हो सकता है कि किसी भूमिका में सरकार की भूमिका में ना हो, लेकिन वो पार्टी की बहुत बड़ी स्तंभ है।
वो पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं और इसकी जनता के प्रति जवाबदेही निभा रहे हैं। चलिए, मैं राजेंद्र मीणा साहब से जवाब लेता हूं। राजेंद्र जी, जिस तरह से अभी जो आज बयान दिया कालीचरण सराफ साहब ने, पहली बात तो ये कि मैं ये समझ नहीं, देखिए इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि भाई उन्होंने कहा कि वो देखिए अभी किसी बात पे भी तय नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, कि ये करें कि ये करें, एक डिलेमा वाली स्थिति वो बताना चाह रहे थे कि डिलेमा की स्थिति बनी हुई है। ये कांग्रेस की पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब आपकी पार्टी की कोई किसी भी तरह का मामला होता था तब आप लोग कहते थे कि नहीं हमारी पार्टी का मामला है और आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर हम कर लेंगे अपने आप। लेकिन अब आज इनकी पार्टी का तो आप भी बोल रहे हैं। नहीं, हम कोई गलत, जनता देख रही है पूरा। आप देख चुके हो जिस दिन से परिणाम आया 11 तारीख को, परिणाम आने के बाद में माननीय आप मुख्यमंत्री जी अपने गहलोत जी जो बने हैं, आप सचिन पायलट जी, तो जिस तरह का आपको सरेआम ये विवाद आज सामने आ गया, जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री की जब तय होने में ही इतना समय लगा, 3 दिन का समय उसमें लगा, और वहां राहुल जी और वो सब ने बड़ा तय किया और कभी फिर घोषणा कर रहे हैं और फिर बुला रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, फिर बुलाने के बाद में एयरपोर्ट से वापस बुला रहे हैं, और बुलाने के बाद जब बैठ जनता ने तमाशा देखा, और देखने के बाद ये अभी यही नहीं कि भाई पायलट को बनाए कि मुख्यमंत्री गहलोत जी को बनाए, इस चीज को लेकर जनता ने देखा, कांग्रेस की छवि सामने आई। आज ये सत्ता में आगे वाली ये बात भी तो सच है कि आपकी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इतनी मशक्कत हुई, इतनी जबरदस्त तरीके से कि कभी किसी का नाम सामने आ रहा है, कभी जो वसुंधरा राजे हैं वो दिल्ली जा रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष की बात आई थी, उसमें समय लगा, हम मानते हैं बात, पर बाद में हमने सबकी सहमति बना करके, सबके सहयोग से, सबकी सहमति लेकर के, आम सहमति से माननीय सैनी जी को, हमने मदनलाल सैनी जी को अध्यक्ष बनाया और आराम से सब काम हुए। हम तो कह रहे हैं आज कर्ज माफी को लेके, आज बेरोजगारों को 35 रुपए देंगे, आज 1000 पेंशन देंगे, उनको लेकर के आज कैसे भी गुमराह करके या कैसे भी आज सत्ता में आने के बाद भी इनमें दिख गई कि पहले भी कल सामने आने वाली थी कि 4 इनके मुख्यमंत्री हैं, इनका कोई तय नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री हमारा वसुंधरा जी को पहले ही तय कर दी थी कि हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा होंगी सत्ता में आते ही, पर इन्होंने अपनी कोई सहमति नहीं मिली और वो विवाद इनका चलता ही रहा। वो विवाद बाद में सत्ता में आने के बाद, बहुमत मिलने के बाद भी वो बीच में इनके आज भी वो रहा। जिस तरह आज मंत्रिमंडल का गठन भी कई दिन में हुआ, वो भी 3 दिन फिर मशक्कत हुई और फिर वो भी केंद्रीय नेताओं को बीच में राहुल गांधी जी के वहां जाना पड़ा, और जाने के बाद वहां कई दिन पर्यवेक्षक और सारे मिलकर वो तय करके लाए कि ये मंत्री होंगे खींचतान थी कि मेरे मंत्री बने और मेरे मंत्री बने, पायलट साहब चाहते मेरे ग्रुप से बने, गहलोत साहब चाहते मेरे ग्रुप से बने। तो ये आज जनता सब देख रही है और जनता चाहती है ऐसे शासन कैसे मिलेगा। आज कर्ज माफी का इन्होंने मुद्दा उठाया, कर्ज माफी कई संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, संपूर्ण कर्जे अल्पकालीन जो हम पहले कर चुके, हमारे किसानों जो बात उठाई मान मुख्यमंत्री जी कही वसुंधरा जी को, उन्होंने 50,000 तक के कर्जे 8,500 करोड़ के हमने माफ कर दिए। वही आने वाले समय में मीणा साहब पता लगी जाएगा। अभी तो देखिए घोषणा करिए, नई सरकार आई है, अभी तो वित्त प्रबंधन कैसे होगा, सारी बातें सामने वही कैसे व्यवस्था कर, उसमें हमको दो डाउट, हमारा कोई हम नहीं उठा रहे, हम तो अच्छी बात है, हम तो ये करेंगे तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल कर्जा लिया पर व्यवस्था की प्रमाण पत्र देने का काम किया, हमने जो कहा वो करके दिखाया, ये हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनी काम करेगी। पर जिस तरह अब दिख रहा है आज विभाग के भी ये भी केंद्र से होंगे, कल देख सुना था ये भी विभाग के बंटवारा विभाग को भी हमारे राहुल गांधी करेंगे। सरकार को आप किस तरह, बीजेपी किस तरह देख रही है? हम ये देख रहे हैं कि जो जनता जो चाहती थी, जिस तरह बहुमत दिया, जनता को सामने आ गया कि आज से कल है, और जिस तरह विभाग को सारी ये पूरी कमान केंद्र के राहुल गांधी जी के हाथ में भी रहेगी और यहां भी रहेगी। जिस तरह कभी पायलट जी खींचेंगे, कभी कोई खींचेगा, और वो जिस तरह इनके शीर्ष वरिष्ठ जो नेता हैं, जो वरिष्ठ एमएलए जीत के आए, उनको मंत्री नहीं बनाया, जिस तरह उनका वो दिख रहा है, जो खुद नाराज होके बैठे, आए तक नहीं, सीपी जो चीज नहीं आए वो नहीं आए, कई तरह के जो बड़े नेता हैं इनके वरिष्ठ नेता भी इनके उसमें नहीं आए, तो ये सामने दिखता है, जनता भी देख रही है सारी चीज। राजेंद्र जी, जिस तरह से जो पूरा एक अब आप तो लगातार देख रहे हैं, चीजें सामने आती गई, चुनाव के बाद से सीएम बनने का मसला हो, उसके बाद दिल्ली में जो खींचतान चलती है, उसके बाद यहाँ की जो स्थितियां हैं, खबरें भी आई मंत्रिमंडल को लेकर एक पूरा एक विचार विमर्श। आप इस राजनीतिक परिदृश्य को जो देखते आ रहे हैं अभी, जिस बार की जो कांग्रेस सरकार है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए सुधांशु जी, इसके बारे में कोई भी बात प्रतिक्रिया देने से पहले बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार बनती है, 2013 का एपिसोड देख लो, 2008 का देख लो, उससे पहले का देख लो, क्योंकि देखो टाइम लगता है। नंबर 1 नेता चुना जाता है, नेता चुनने के बाद में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी
क्योंकि सारे समीकरण देखने पड़ते हैं। आप की इसी चैनल पे हमने चर्चा की थी मंत्रिमंडल के लिए कि देखिए जातिगत समीकरण भी देखना पड़ेगा, आपको क्षेत्रीय जोनल लेवल का भी देखना पड़ेगा कि संभाग से किस तरह का लेना है, फिर वरिष्ठता भी देखनी पड़ेगी, यंगस्टर्स को भी देखना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब उन सब चीजों को लेकर के जब मंथन होता है तो मंथन में टाइम भी लगता है। अब जब अपन परिवार में होते हैं, जब कोई निर्णय करने के लिए अपन सब लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मतभेद वाली बात होती है, फिर हम एक मंच पे आ जाते हैं, सारी चीजें होती है। तो देखिए इस तरह के ये तो दिख रहा है ना इस बार आपने ये तो दिखा कि कांग्रेस में गुटबाजी तो दिख रही है। देखिए इसे गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। अगर हम इसको गुटबाजी एक है दो लोग की नहीं, इसको गुटबाजी करना बहुत गुटबाजी आप कहोगे कि जब सरकार बन जाए 6 महीने तक सरकार चले, फिर आपस के अंदर कुछ एक अलग दिशा में जा रहे हो, दूसरी दिशा में जा रहे हो, तो उसको अपन गुटबाजी कहेंगे। अभी इतनी जल्दबाजी अपने को निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए सचिन जी डिप्टी सीएम बन गए, गहलोत साहब सीएम बन गए। गहलोत साहब को लंबा अनुभव है, 3 बार वो तीसरी बार बने हैं सीएम। और ये तो इस तरह से अगर हम किसी भी चीज को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, पॉलिटिक्स देखिए हर राजनीतिक दल होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के साथ बीजेपी का होता है तो बीजेपी का अपना सिस्टम है, कांग्रेस का कांग्रेस सिस्टम है, बीएसपी का देखो बीएसपी को अलग ही तरह का आपको सिस्टम मिलेगा, समाजवादी पार्टी का अलग ही सिस्टम मिलेगा। इसलिए किसी के अंदरूनी मामले में किस तरह से क्या होता है, निर्णय होती है, दूसरी चीज उसको यदि हम कोई चीज सामने नहीं आए उसके पहले ही हम अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया लेकर के चले तो वो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होती है, ठीक नहीं होता है। क्योंकि हम अपने घर को नहीं संभाल पाते और दूसरे सामने वाले घर के ऊपर पत्थर फेंकने वाली बात करें तो वो चीज मेरे को थोड़ी सी जल्दबाजी लग रही है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक रीजन हो सकता है कि बीजेपी जो 5 साल से रूल कर रही थी पार्टी वो हारती है। अब निश्चित तौर पर हारने के लिए कोई ना कोई हारने के बाद जो राजनीतिक दल होते हैं उनको कोई मुद्दा चाहिए होता है। मुद्दा किसी भी तरह से कोई मुद्दा हाथ में आया फिर उसकी राजनीति शुरू हो, क्योंकि इससे पहले कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए। 6 महीने पहले, साल भर पहले कांग्रेस ये बात कर रही थी, इनमें मतभेद अभी भी जैसे चौधरी जी कह रहे थे कि साहब इनको बीजेपी का अध्यक्ष चुनने में इतना टाइम लगा, क्या मतभेद हुआ, सारी चीज। तो देखिए तो एक राजनीतिक मुद्दे हैं, इसलिए राजनीतिक मुद्दों को लेकर के किसी के बारे में अपन मन में मानस बना ले वो जल्दबाजी होता है, ये मेरा मानना है। ठीक, मैं आरसी चौधरी जी एक बहुत ही इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम लोग अभी सरकार आपने जो पूरे एक सरकार का मंत्रिमंडल बना है, अब धीरे धीरे काम होंगे, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, लेकिन क्या इस बार जब आप जो दिग्गज हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, जैसे राजेंद्र मीणा जी ने भी कहा इस बात की, कुछ लोगों में नाराजगी भी है इस बात की, जो दिग्गज लोग थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया या उनको अब वो लोग आए भी नहीं। हो सकता है कि आप जो मुख्यमंत्री थे या डिप्टी सीएम थे उनको उस तरीके से शायद बुलाया नहीं गया वहां पर फंक्शन में। मुझे लगता है कि अपन जैसे गंभीर चैनल पे बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर से जो राजेंद्र जी ने कहा कि हम लोगों के बीच में एक क्या ओपिनियन बनाने जा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, किसी भी नेता का कोई एक ऐसा वक्तव्य नहीं है जो किसी के खिलाफ का कुछ आया हो या किसी का नेता का जो कहीं पे नाराजगी प्रकट की हो। ये हम प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान करते हैं कि हम इसी देखना या ना देखना, जिनको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे जिनको मंत्रिमंडल का, जिस प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पीसीसी से बस के द्वारा तमाम जो मंत्रिमंडल की शपथ लेने थे, सादगी के साथ शपथ समारोह था, तमाम मंत्रिमंडल जो शपथ ली उन्होंने बस में बैठ के वहां पे गए। इसलिए हम इसको कहें कि वो दिखे नहीं थे, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति की चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सार्थकता की दिशा में बढ़ पाएंगे। और ये इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है और ये सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हो रहा है उसकी चर्चा करनी चाहिए। सत्ता केंद्रित रही, पूर्ववर्ती सरकार के अंदर तमाम जो मंत्री हैं बेबस और लाचार नजर आए थे, चाहे चिकित्सा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे यूडीएच मंत्री, उन्होंने कहा मेरे सामने भ्रष्टाचार मत कीजिए। चिकित्सा मंत्री जी राठौड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं प्रदेश का चिकित्सा मंत्री हूं। गृह मंत्री ने कहा मुझे लगता है कि मैं खुद अपराधी हो गया हूं और पुलिस भूमाफिया हो गई है। हर मंत्री बेबस और लाचार नजर आया था। क्या मानते हैं कि क्योंकि सत्ता 46 पोर्टफोलियो 46 विभाग जब एक व्यक्ति के पास में रहे, मुख्यमंत्री के पास में रहे, 1 साल तक आपने विभागों का मंत्रिमंडल का आगे विस्तार नहीं किया। 12 मंत्रियों के साथ में आपने सरकार चलाई, 163 आपको विधायक दिए गए, 25 आपको लोकसभा के सांसद मिले, उसके बावजूद सत्ता को इतना केंद्रित कर देना और अपने विधायकों तक मुख्यमंत्री जी का नाम मिल पाना, और वो लोग अगर आज प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित रूप से दुखद लगता है। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से इतना बड़ा जो जनादेश देने के बावजूद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, और जो हम 0 पे थे, जो 21 से लेके, और हमने यहां पे सरकार बनाई है, जनता ने विश्वास किया है, इसलिए जनता के मुद्दों की तरफ बढ़े और सहयोग दें, क्योंकि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
आज राज्य के अंदर भी 73 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस राज्य की सारी 7 करोड़ जनता के हक और हकों की बात होनी चाहिए। जो मुद्दे थे वो चुनाव तक हमने चर्चा की, आपने हमारे पे लगाया, हमने सब चीजें मुद्दे उठाए और कहीं पे गवर्नेंस को लेकर अगर कोई मुद्दा होता तो निश्चित रूप से आपको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन गवर्नेंस, हमने मंत्रिमंडल का गठन किया, 23 मंत्री बनाए, उन्होंने 12 मंत्री बनाए। समय का मैंने आपके साथ में जिक्र किया, जनादेश का जिक्र किया, और उसके बाद में अगर कोई उठा रहा है तो निश्चित रूप से लगता है कि वो प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र मीणा जी, जिस तरह से आरसी चौधरी साहब ने कहा कि भाई देखिए, अगर ये लोग अपनी सत्ता को विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, भाई देखिए इनको ये पार्टी का अंदरूनी फैसला आता है कि भाई हम लोग मंत्री का कर डिसाइड कर रहे हैं तो हम अपने आला कमान से भी पर चर्चा करेंगे, हमारे पर्यवेक्षकों से भी बात करेंगे, आने वाले समय में और भी बहुत सारे डिसीजंस होंगे, चूंकि अब तो मंत्रिमंडल बन गया है, विभाग अलॉट होंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी। लेकिन एक सीधी सी बात ये जो इन्होंने कही आप कि बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, क्या बीजेपी अब चूंकि राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने ढूंढा और जो मंत्री थे कालीचरण सरावत बड़े हंसते हुए कह रहे थे कि ये जनता का हित करने आए हैं या खुद का हित करने आए हैं। अब इस पर जब आपको हार मिली तो इससे कुछ, क्या आपको लगता है कि आपको किस दिशा में आपकी लोगों की राजनीति जानी चाहिए आगे? नहीं, हम देखो हार मानी है, हमने हार स्वीकार की है, पर ऐसा नहीं है जनता ने जनता ने हमको नकार दिया हो। आज आप वोट परसेंट लो तो कांग्रेस और बीजेपी को 1,40,000 वोट का अंतर है, मात्र इतना है, कोई ज्यादा ही नहीं कि हाँ सीटें हमारी आई, कुछ कमियां हम मानते हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ रह गई थी, और उसके कारण हो कैसे जनता कैसे नाराज कैसे, या इनके जो वायदे थे, इनके जो इन्होंने मैनिफेस्टो में रख दी, भाई किसानों को हम संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, इन चीजों को लेकर हो सकता है नहीं रखती है, मानता हूं, मानना भी हमें करना चाहिए उस बात को। जनता ने वो बात हमने तो आकर्षित होना चाहिए था। 5,000 का आपने दिया था राजेंद्र जी, कि आपको पता हो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर आपने बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए प्रतिमाह घोषणा की थी, हमने 3,500 की है। अगर लोक लुभावन, अगर मैनिफेस्टो लगता है तो लोक लुभावन तो मैनिफेस्टो आपका होना चाहिए, आपने 5,000 का जिक्र किया। हमने जितना विकास किया, बहुत अच्छा विकास किया, सड़कों के मामले में ले लो, किसी भी मुद्दे पर ले लो, किसानों के कर्जे की बात हो, केंद्र सरकार की दुनिया भर की योजना हमने यहाँ राज्य सरकार में आज वामासा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, कई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से तमाम योजना हमने इतनी बढ़िया लाई कि जनता के बीच में, तब भी हम जो जनादेश मिला है उसको हम स्वीकार रहे हैं, और हम आगे ये कर रहे हैं कि आगे जो कमियां रही हैं उनकी कैसे हम कमियों को, कैसी खामियों को हम दूर करें, और आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको निश्चित रूप से लेकिन हम दिखाएंगे भी कि राजेंद्र जी, लेकिन आप एक मजबूत विपक्ष भी हैं। आप देखिए, आप जब आपकी सरकार आई तब कांग्रेस की जो जिस तरह की स्थिति हो गई थी राज्य में, वैसी स्थिति आपकी नहीं है। आप 73 सीट लेके एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हैं। तो क्या अब आने वाली जब सरकार, जब इनकी जो काम करेंगी सरकार, तो सदन में मजबूत विपक्ष पूरी तरह दिखाई देगा कि हाँ भाई, नहीं बिल्कुल एकजुट नहीं, लेकिन क्या किसी मुद्दे पर मुद्दे पर दिखाई देगा, मुद्दे पर केवल सदन की कार्रवाई नहीं हो जाएगी? नहीं, इन्होंने जो कहा है वो ये करेंगे। इन्होंने कहा है 10 दिन में हम संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, अगर नहीं करते तो हम तो मुद्दा लाएंगे। आज ये 35 तो बेरोजगार 11,50,000 माफ कर दिया ना, वो तो घोषणा कर 2 लाख के कौन से कर्जे माफ किए अल्पकालीन वाले, संपूर्ण कर्जा माफी की बात की राहुल जी ने। मन से आपके खोल के देखो उनको, आपकी रिकॉर्ड निकालो, पूरा मन से ये कहा जगह जगह जो अपनी मीटिंगों में सभाओं में जाकर के ये संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, जो कम से कम 99,000 करोड़ लाख का उनका बैठेगा। तो दो एक कोई छोटी मोटी बात नहीं, कहां से व्यवस्था करेंगे, कैसे कर दिलाएंगे, हम तो कह मानते करो ये व्यवस्था, हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब अगर नहीं होगा तो विधानसभा में हर जगह जहां हमारा विपक्ष एकता से मजबूती के साथ जनता के हित में जो कार्य होंगे, जो इन्होंने कहा है नहीं करेंगे तो जनता को क्या फायदा हो, कैसे उनके हित के बारे में निश्चित रूप से हम उठाएंगे। ठीक है राजेंद्र जी, आपने ये बात कही थी, जब मैंने आपसे पहला जो सवाल किया था कि अभी ये डिसाइड करना या ये एक तस्वीर बना लेना कि ये सरकार किस तरह करेगी, निश्चित तौर पर बात सही है आपकी। क्या अभी सरकार बनी है, फैसले होंगे, कैबिनेट की बैठक होंगी, उसमें जनता के जो भी फैसले होंगे, लेकिन जैसे मंत्रिमंडल का जो गठन रहा जिसमें जातिवाद, जातिगत समीकरण भी देखे गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि क्या इस सरकार के चलने के बाद जब सरकार धीरे धीरे बढ़ेगी, आगे चली जाएंगी, तो क्या किसी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इनको कांग्रेस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाएगा आने वाले समय में। तो जो मैंने जो आपसे बात की थी, गुटबाजी की नहीं बात कर रहा, लेकिन एक गतिरोध इन द सेंस की कहीं ना कहीं
फैसलों को लेके? इस सुधांशु जी ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि देखिए, जब मंत्री बनता है उस मंत्री को जो डिपार्टमेंट दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है मंत्री की। अब मंत्री फिर वो किसी गुट का नहीं होता है, पूरी सरकार को होता है। बल्कि मैं तो इस चीज को कहना चाहता हूं कि अगर सच्चा लोकतंत्र है तो उसके अंदर ये कि जिस रोज हम चुनाव जीत करके आ गए, चाहे 73 विपक्ष के बीजेपी के हैं, 22-23 जो है वो उसके निर्दलीय और दूसरे लोग हैं, और 100 कांग्रेस के। अब वो जो 200 लोग हैं, 199 लोग हैं, एक का चुनाव 199 अपने आप में उन जनता से मैंडेट लेकर के आए, तो सबका दायित्व ये हो जाता है कि वो जनता के प्रति जो कमिटमेंट है उसको काम करें, उसको लेकर के। विपक्ष का ये दायित्व हो जाता है कि वो सत्ता पक्ष से जो सकारात्मक दिशा में आगे चलते हैं उनको काम करने के लिए प्रेरित करे कि नहीं आपको काम करना है, आपने कमिटमेंट किया है। लेकिन दायित्व कहाँ सरकार, आपको लगता है कि सरकार आप समझ पाती है दायित्व? हर बार यही, अगर दायित्व बीजेपी ने, तो क्यों बीजेपी को नकार दिया? देखिए, ये तो परिणाम आपके सामने, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज को तो जो मैं राजेंद्र मीणा जी की इस बात से भी सहमत हूँ, और इसको शायद चौधरी जी भी कहीं ना कहीं। राजेंद्र मीणा जी, अभी ये जो बात आप कह रहे हैं, आपकी जो जिस बात से आप बात कर रहे हैं कि राजेंद्र मीणा जी की बात से सहमत नहीं, उसी बात पर मैं दोबारा आऊंगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की अभी नई सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी विपक्ष में चली गई है, निश्चित तौर पर मजबूत विपक्ष के तौर पर है, लेकिन राजनीति चालू है। चाहे वो कांग्रेस के जितने भी, चाहे मंत्रिमंडल का मामला हो, या फिर सचिवालय में कमरे का आवंटन का लेके मामला हो, या फिर जो सियासी जो भी हलचल मची है सीएम तक को लेकर, उस पर बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। कुल मिला के प्रदेश में राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। राजेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक बात जो कह रहे थे कि कुछ एक जिससे बात इत्तेफाक नहीं रखते हैं आप इनकी, जो नहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो बात मैं ये कहना चाहता था कि राजेंद्र मीणा जी ने ये कहा ना कि हमको जनता ने पूरी तरह से नकारा नहीं है। तो मेरा भी यही कहना है कि देखो, न तो पूरी तरह से जनता ने बीजेपी को नकारा है, और न जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो अपन कहते थे 150-125 के आसपास जो आएगी तो कांग्रेस को नहीं आई है। इसलिए कहीं 99 पे कांटा अटका है, तो एक्चुअल में 99 को अपन एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं कह सकते हैं। ये जरूर है कि आपके एक समर्थित है, ये तो अलग चीज। दूसरी चीज है कि जनता काफी समझदार हो गया। अपन लगातार ट्रेंड देख रहे हैं कि हर 5 साल बदल रही है। एक चीज मेरे को ध्यान है, जब भैरव सिंह जी अंत्योदय लाए थे, उसके बाद में जब इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर वो भैरव सिंह जी की सरकार गिर गई थी, बीजेपी सरकार। एक बड़ी मुद्दे की बात उस टाइम पे जो इशू था, वो विश्लेषण में काफी चर्चित रहा था, वो ये था कि विकास के नाम पे वोट नहीं गिरते। और ये आप देख लो, पिछले साल में कितने भी चुनाव हुए हैं, उसके अंदर विकास का मुद्दा ही नहीं रहा। मुद्दे पता नहीं इलेक्शन के टाइम पे क्या आता है, क्या नहीं आता है, किसके नाम पे वोट गिर जाते हैं। इसलिए ये देख करके कि साहब विकास के नाम पे वोट मिलेंगे, जैसे अभी राजेंद्र मीणा जी कह रहे थे साहब विकास में ये क्या पार्टियां समझ गई कि विकास के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं? सब अच्छी तरह समझ गई, अच्छी तरह। ये केवल अभी हनुमान जी आ गए थे इस इलेक्शन में, तो क्योंकि हनुमान जी थे, हनुमान जी की जाति थी। गहलोत साहब की सरकार थी उस टाइम, उनके टाइम पे कम विकास नहीं हुए थे, सब कुछ हुआ। फिर भी वो सरकार 23 पे आकेट की। अभी बीजेपी वाले पूरे दावा कर रहे हैं कि हमने खूब केयर किया भी है, वो उस सरकार ने भी काम किया, इनकी सरकार ने भी काम किया, पर वोट कैसे मिला? तो लोगों को नहीं दिखता क्या फिर विकास? लोगों के दिमाग के अंदर कुछ इस तरह की टेंडेंसी बैठ गई है कि हालांकि अब की बार इसलिए क्योंकि अब की बार उन्होंने एक बिल्कुल थंब मेजोरिटी नहीं दी है, इसलिए कोई लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि अदरवाइज ये देखते हैं कि बदलाव से ज्यादा काम होगा। ये कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर मेंटेलिटी बनती जा रही है पब्लिक। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2019 को देखते हुए, ये एक देखिए 2019 का चुनाव सामने है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियां करी, क्योंकि बड़ा आम चुनाव है ये। अब वो एक ऐसा चुनाव है कि महायुद्ध जिसे कह सकते हैं, ये युद्ध था तो वो महायुद्ध है सामने। क्या 2019 को देखते हुए जिस तरह की जो फील्डिंग करी गई है, अभी जो शुरुआती फील्डिंग की है कांग्रेस के द्वारा, ये आपको किस तरह लग रही है कि आगे किस तरह क्या रूप ले सकती है? क्योंकि कांग्रेस के लिए 2019 अहम है। देखिए 2019 कांग्रेस के लिए अहम है, और अपन अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के अंदर यदि इनको ज्यादा सीटें लेनी है तो इनको 20-20 मैच खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास केवल 60 दिन है, 90 दिन। मतलब आप देख लीजिए कि जनवरी, अभी तो दिसंबर तो चला गया, जनवरी फरवरी 2 है, मार्च के अंदर दूसरे सप्ताह तक आपके आचार संहिता लग जाएगी, तो आपका टाइम कम से कम है। इसलिए
बीजेपी को इसलिए मौका मिल रहा है कहने का, यदि पोर्टफोलियो अब तक हो जाते तो सरकार गति में आ जाती, क्योंकि मंत्री लोग अपना संभालते, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते, अपने साथ कार्य योजना बनाते, उस एक्शन प्लान को बनाकर उसका क्रियान्वित का रोड मैप बनता, रोड मैप बनकर क्रियान्वित होती है, इसलिए मौका मिल रहा है। पर देखिए टाइम लग ही जाता है, जब सरकार बनती है तो कहीं न कहीं टाइम लग जाता है, तो अब वो शुरुआती टाइम है, पर फिर भी इनको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, इस टीम को इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा कि यदि 2019 के चुनाव पे हमको पब्लिक का मैंडेट लेना है, सरकार बनानी है, 25 में से 25 में से जितनी भी ज्यादा सीटें लेनी है, तो हमने जो चुनाव घोषणा पत्र के वो बिंदु जिनको हम तत्काल क्रियान्वित कर सकते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ के ये मैसेज दे सके पब्लिक को कि साहब हमने ये चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, इस दिशा के अंदर हमने इतने कदम बढ़ा लिए हैं, ये मैसेज देंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। अदरवाइज 2019 के चुनाव के अंदर जनता का कोई भरोसा नहीं, जनता कुछ भी कर सकती है। ठीक। आशीष चौधरी साहब, जो विभाग के अलॉटमेंट की बात है, इस बात पर कि भाई देखिए अभी मंत्री बने लेकिन विभाग अलॉटमेंट, ठीक है, आपका अंदरूनी मामला आप लोग तय कर रहे हैं, क्या इस पे भी अंदरूनी कोई रार है, या ये देखा जाएगा कि नहीं काबिलियत किसकी है, कौन सा विभाग कौन काबिलियत के हिसाब से संभालेगा, या ये देखा जाएगा कि नहीं किसके आधार जनाधार ज्यादा है, किसकी जो आगे हमको मजबूत कर सकता है, उसको विभागवार। देखिए, सरकार का जिस दिन गठन हुआ था, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस शपथ लेते ही 2 दिन के अंदर उन्होंने निर्णय कर दिया था, निर्णय किया किसानों की कर्जा माफी का लेके। किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी का जो मेरे साथी जिक्र करते हैं, उन्हें हमने 4 साल तक किसानों के मुद्दों पर जागृत रखा, और माननीय मुख्यमंत्री खुद के गृह जिले के अंदर, गृह संभाग के अंदर जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्या की और किसान न्याय यात्रा, मतलब चर्चा तो करने दीजिए, किसान न्याय यात्रा निकाली, और अब उसके बाद में जब विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी ने कहा था किसान का कर्जा माफी नहीं हो पाएगी। वो जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं बना पाएगी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का दबाव मान लीजिए या भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चुनावी चुनौती मान लीजिए, विधानसभा के अंदर आनंद और फानन में उन्होंने कहा कि 50,000 तक का हम कर्जा माफ करेंगे, लघु का करेंगे, सीमांत का करेंगे, उसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे। हमने ये जो चुनाव है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा, 3 राज्यों में लड़ा, निश्चित रूप से लड़ा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा, राहुल गांधी जी ने मुद्दे भी बोले, और राहुल गांधी जी से हम तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं, क्योंकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो हमने उनके नेतृत्व में चर्चा भी करना जायज समझते। 10 दिन का समय दिया, 2 दिन के अंदर हमने उन किसानों की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का 50,000 का कर्जा माफ किया था, कहा था, और कहा कितना बजट के अंदर प्रावधान सिर्फ 2,000 करोड़ का, और किसानों की कितना कर्जा होगा ये भी सरकार को पता नहीं था, वो तो सरकार में बैठे थे। आज जो किसानों के लिए रुद्र विलाप कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हम किसानों गांव की चौपाल के अंदर उनको अपमानित नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के 4 साल की वजह से जिनकी एमएसपी पे खरीद नहीं हो पाई, बेबस और लाचार नजर आया था किसान, उसके स्वाभिमान के साथ में जो आपने 50,000 का कर्जा माफ किया, हमने उनकी संपूर्ण कर्जा माफी का ऐलान किया है। निश्चित रूप से राज्य के अंदर चुनौती है, हर वर्ग आगे बढ़ पाए, इस राज्य के निर्माण में भूमिका निभा पाए। आज राज्य के ऊपर 3,10,000 करोड़ का राज्य कोष के कर्ज है, जो 2013 के अंदर 1,09,000 था, 5 साल के अंदर 2 लाख का बढ़ गया, जो 70 साल में नहीं हुआ उतना, उससे डबल आपने 5 साल में कर दिया। राज्य के ऊपर चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे मैं हो, चाहे तमाम इस राज्य का हर नागरिक पे उसका भार आता, हमने वो चुनौती ली। आज अवकाश का दिन है, आज क्रिसमस का फेस्टिवल है, आज छुट्टी का दिवस है, इसलिए मंत्रिमंडल को जो विभागों का आवंटन है वो नहीं हो पाया, क्योंकि तमाम जो मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के अंदर गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, और हर्ष और उल्लास से क्रिसमस का फेस्टिवल मना रहे हैं। आवंटन नहीं हो पाया कि अभी तय नहीं हो पाया कि किसको क्या आवंटन करना है, वो तय है। जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री जी लेंगे, और मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, जो विभागों का आवंटन है वो निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग वो मुद्दा उठाते हैं जो स्वयं कितने दिनों तक नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली, महाराष्ट्र के अंदर 9 दिन तक सरकार नहीं बनाए थे, 9 दिन तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री कहां से चयन होता है, कहां पे दिल्ली, नागपुर, कहां दौरे लगा रहे थे। उसके बाद में कैबिनेट का जब गठन हुआ तो उसके अंदर 7 मंत्री लिए गए, मात्र 7, और 7 को भी विभाग कितने दिनों बाद में दिए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की 7.5 करोड़ जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, और इस राज्य को विकास के अंदर भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि सरकार किसी एक जाति की, किसी एक पार्टी की, किसी एक वर्ग की नहीं हो सकती। वो इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह है। हम राजनीतिक दल से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वही सरकार है, वो उनके लिए भी उतनी जवाबदेह है जितनी मेरे लिए है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि जवाबदेह सरकार, ये जो सरकार बनी है जनता के लिए है, राजस्थान की जनता की। लेकिन जो डिप्टी सीएम है पायलट, वो
राजेंद्र जी एक बात कह चुके, उन्होंने बयान में कहा कि भाई देखिए ये तो सरकार तो बन गई हमारी, लेकिन यहां जो राजनीति है वो तो है ही, हमसे तो केंद्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है, हमको तो केंद्र सरकार का जो भी रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है, और वो शायद मुझे लगता है खास तौर पर यूरिया वाले मसले को लेकर उन्होंने कहा। लेकिन आज तो यूरिया वाला मसला है, कल और कोई मसले होंगे। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान में बहुत देखने में आता है कि सरकार अगर किसी और पार्टी की है राज्य में तो केंद्र सरकार पर दुर्भावना का या सहयोग नहीं करने का आरोप लगता ही लगता है? ऐसा नहीं है। अब केंद्र सरकार जो है पूरा अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अभी केंद्र की सरकार बनी है और बनने के बाद में अभी इनका कैबिनेट भी गठन नहीं हुआ, ये कैसे कह सकते हैं? अब मान लीजिए जब खाद की बात आई थी, खाद में जैसे ही इन्होंने वहां आप केंद्र को सूचना दी, वहां से इन्होंने मांग की 33,000 टन, उन्होंने तुरंत अलॉटमेंट भी किया और तुरंत खाद की रैक भी भेजी। ऐसे ऐसे नहीं कह सकते। और हमारे टाइम में जब भी केंद्र सरकार रही, राज्य सरकार रही, खाद की कभी इस तरह की कमी आई नहीं। और हमने नीम कोटा यूरिया तमाम तरह का, इनके पहले भी सरकार रही थी केंद्र में, जब भी लाठियां किसानों में लाठियां बढ़ती, सरकार जैसे आई है तुरंत आ गई खाद की? नहीं, पहले भी जब इनकी सरकार केंद्र में रही तब भी इन्होंने कहा पुलिस को खाद लाइन लगवा के बंटवाना पड़ता था, किसानों को लाठियां बढ़ती थी, तब जाके इनको पता है ये बात। ये पहले भी किसान, जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तभी पहले हो चुका है। हमने तो नीम कोटक यूरिया के माध्यम से किसानों को हम जितना फायदा दे सकते हैं, हमने एमएसपी बढ़ाने का हमने काम किया, हमने कर्जा माफ करने का काम किया, 10,000 तक बिजली की माफ करने का हमने काम किया। आज जैविक खेती के माध्यम से, पौली खेती के माध्यम से किसानों की आमदनी दुगनी और डेढ़ गुनी कैसे हो? जनता के दिल में क्यों नहीं उतर सके? जनता के दिल में ऐसा नहीं है कि नहीं उतरी हो, ये कैसे कह सकते हैं? आज कांग्रेस और बीजेपी का वोट में अंतर नहीं है। कुल 1,46,000, इनको 1,38,00,000 वोट पड़े कांग्रेस को, हमको 1,36,50,259 वोट पड़े हमको। तो क्या अंतर है? कोई ज्यादा अंतर है ऐसा नहीं है कि हमको जनता ने नकार दिया पूरी तरह से। तब भी अगर इनको बहुमत मिला है, हम स्वागत करते हैं, बहुमत है, सरकार इनकी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह बहुमत जिक्र यहाँ पायलट साहब के जो बयान का मैंने जिक्र किया, जो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए क्या, क्योंकि देखिए अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन वो चीज उन्होंने कहीं, जब एक डिप्टी सीएम इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक समझने वाली बात हो जाती है, गंभीरता हो जाती है कि हाँ, कि हमसे भैया केंद्र सरकार भी दोहरा रवैया अपनाना शुरू कर रही है यानी कि ऐसा नहीं है। जैसे ही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वहां भेजने के बाद इन्होंने मांग की, वहां मांग उनकी नहीं मानी गई, वो तुरंत अलॉटमेंट हुआ, वहां से रैक भेजी गई, सब जगह इन्होंने भी खाद बांटा है। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। और ऐसा कहीं भी बताओ आप सहयोग नहीं किया हो, हमारी सरकार निश्चित रूप से जब कांग्रेस ही रही है सरकार, महामार केंद्र में बीजेपी की है, तो निश्चित ऐसा नहीं है कि कोई देश की भावना से उनको ऐसा हमारा भावना नहीं है। निश्चित बुझ जनता हमारी है, जब हर जगह बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है। आरसी चौधरी साहब, ये जो बयान था पायलट साहब का जिसके बारे में जिक्र किया, और राजेंद्र मीणा साहब ने कहा कि देखिए हम तो पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पायलट साहब ने जब ये बयान दिया तो उन्होंने कहीं ना कहीं किस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? देखो, एक तो जो राजेंद्र जी जो चर्चा कर रहे हैं कि सहभागिता की बात है, 98 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही राज्य के अंदर। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और राज्य के अंदर भीषण अकाल था, और अकाल इस कदर था कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं थी, आम आदमी के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं थी। उस समय एनडीए की सरकार थी, केंद्र के अंदर अटल जी की सरकार थी। जब भी मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार के पास जाते थे, सूबे की जो वर्तमान मुख्यमंत्री रही, निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कहते थे कटोरा लेके वो दिल्ली में खड़े रहते हैं। किस प्रकार से राज्य की जनता के लिए वो अगर हक मांगने के लिए जाते थे तो क्या अल्फाज प्रयोग करते थे। ये पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व करता है तो मैं राजेंद्र जी से कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकता। दूसरी बात, यूरिया का जितना भी जो आवंटन है वो पूरा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसकी फसल के लिए राज्य की सरकार है उससे रिकमेंड करती है। राज्य की सरकार ने 10 लाख टन यूरिया उनसे मांगा, 10 लाख टन की बजाय उन्होंने एलोकेशन किया मात्र 6 लाख टन का। 6 लाख टन का किया तो राज्य की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो सितंबर में जब एलोकेशन हुआ तो राज्य की सरकार को चाहिए था कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज के अपने हक की यूरिया का वहां पे मांग करते। उन्हें पता था कि सरकार जब जानी है और ऐसी स्थिति पैदा होनी है तो लोकसभा चुनाव से पहले हम एक कृत्रिम जिस प्रकार से जो होना चाहिए वो उन्होंने ये जो घटना की। इसलिए ये हक की बात तब हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस छोर में कहें कि राजस्थान के हक का यूरिया है वो राजस्थान को मिलना चाहिए। जब राजस्थान का हक का यूरिया राजस्थान को मिलता है, उस जिले में जितना यूरिया आवंटित हुआ है वो मिलता है,
उसके बाद में अगर ये कुछ कहे तो निश्चित रूप से लगता है कि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन ये जनता के प्रति जवाबदेह कम नजर आते हैं और राज्य की सरकार की सुरक्षा, केंद्र की सरकार की सुरक्षा कवच ज्यादा नजर आते हैं। ये हक की बात करनी चाहिए, अलोकेशन है वो केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए, हमने मांगा है और उम्मीद करते हैं कि सहयोग देंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता के प्रति जो मेरे साथी कह रहे हैं हम जवाबदेह हैं और ये जनता है हमारे बीच के है। हमने भेजा प्रतिनिधि अधिकारी को भेजा, तुरंत ही अलॉटमेंट 33,000 भेजा, 60,000 टन की आपने खुद मांग कर 33,000 हाथों भेज दिया और जो बात सुन लीजिए, हमारे सरकार भाजपा के किसान नहीं है क्या सारी जनता भाजपा की नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि कोई देश की भावना अब आपकी सरकार आ गई तो हमको ऐसा नहीं, जनता हमारी है और हम जनता का बिल्कुल सहयोग करेंगे और जनता का जहां सहयोग की बात होगी उसके कोई भी मुद्दा होगा उनके पक्ष के हित के लिए हम उठाएंगे और कहेंगे भी। राजेंद्र जी, आप सरकार में रहे, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने बजट में एलोकेशन किया था। जब बजट था उस बजट में कहा था कि 50 करोड़ रुपए का हम अतिरिक्त बजट आवंटित करते हैं, जिसमें 1.5 लाख टन यूरिया और 50,000 टन डीएपी का अतिरिक्त स्टोरेज रखेंगे ताकि तात्कालिक स्थिति के अंदर हम दे पाए। बजट में घोषणा है कि आज तक आपने 1 टन यूरिया का अतिरिक्त स्टोरेज नहीं कर पाए और आज प्रदेश की जनता के लिए आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कैसी बात करें? बजट के अंदर घोषणा की, बजट के अंदर यूरिया की, अरे राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर क्यों आपके आप कीजिए किसी केंद्र सरकार कमी को राज्य की नुमाइंदगी चुनाव के एक राज्य सरकार की बजट की बात कर रहा हूँ, तो आप ये आज है क्या? ये एलोकेशन तो किसने मांगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माना, जनता जी ने मांगा, आपने मांगा, सरकार ने अभी दिया जनता मैंने आप परदेशी जनता पता मैंने पायलट साहब के बयान का इसलिए जिक्र करना इसका अहम था ये बात, क्योंकि अब सरकार बनी है और अभी जब पायलट साहब जब हमारे उप मुख्यमंत्री बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले सालों में कितनी बार निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि केंद्र सरकार से जिनका फंड आता है, जो कि केंद्र सरकार से संचालित होती हैं। आने वाले समय में अगर ये शुरुआत है तो किस तरह की चीजें, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। राजेंद्र जी, अगर ये स्थिति देखिए, ये कमोबेश ये स्थिति केवल राजस्थान में नहीं देखने को की बात यूरिया की नहीं कर रहा मैं, ऐसा जो गतिरोध होता है वो सब सरकार अगर किसी और पार्टी की हो, केंद्र में कोई दूसरी पार्टी की सरकार बैठी हो, ऐसा यूपी के अंदर भी कई बार यूपी के मुख्यमंत्री ने भी इस बात में कहा है जब उनकी समाजवादी की या दूसरी सरकारें थी। ये जो स्थिति है ये आने वाले समय में और ज्यादा जब मुद्दे होंगे और ज्यादा योजनाओं को लेकर कई चीजों को लेकर सामने आ सकती है। ये देखिए सुधांशु जी, इसमें बड़ी साफ सी बात यह है कि केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारी होती है, इस तरह के कांग्रेस सरकारों लगातार पहले भी जो कांग्रेस की सरकार और अभी तो शुरुआत ही हुई है, किसी को लेकर नहीं है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ भी मीडिया की बात है, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ होगी कि कहीं न कहीं जहाँ आचार संहिता लगे जो सरकारी मशीनरी की वजह से सारा अगर इस वजह से बीजेपी को सुनना पड़ रहा है और कांग्रेस को भी भाषण में क्योंकि किसानों को परेशानी हो रही है। सब लोग जानते हैं कि किसानों को अच्छी खासा परेशान हो रही है, क्योंकि उधर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अच्छी मात्रा के बरसात हुई है। कहीं न कहीं आकलन में और उसके कोऑर्डिनेट करने के अंदर कहीं न कहीं कमी रही है, उसकी वजह से दोनों दलों के बीच में विमर्श वाली स्थिति। ठीक। एक चीज और राजेंद्र जी, जिस तरह से अभी जब हम बात कर रहे थे तो चूंकि बार बार इस चुनाव के बाद चूंकि अहम आम चुनाव सामने है और उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई ये भी था जब 5 राज्यों में चुनाव थे, जब यही बात होती थी कि देखिए इन राज्यों में चुनाव में जो जीत है वो बड़ी अहम होगी आने वाले आम चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। अब जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली और राजस्थान में सरकार बना ली, अब उसके बाद जब ये मंत्रिमंडल का गठन किया तो एक ये तस्वीर थी कि भाई देखिए मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो कुछ लगभग लोकसभा चुनाव को देखते हुए होगा कि आखिर किस तरह हमको जीत हासिल करनी है। इस मंत्रिमंडल को आप लोकसभा के हिसाब से किस तरह फिट पा रहे हैं, या जिन लोगों का नाम जो दिग्गज लोग हैं उन, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वो हेमाराम चौधरी हो, चाहे वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन लोगों को शायद अब अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से मैदान में उतारा जाएगा। बताऊं कि ये पार्टी के अंदरूनी मामला होता है, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं मंत्री बनाना। पार्टी का
प्लस जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विशेष अधिकार होता है। इसलिए इन चीजों पे यदि बहस की जाती है तो बेकार बहस है, क्योंकि जब बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर 160-65 जो भी आए थे उनमें से काफी दिग्गज लोग उसमें भी थे, तो वो भी मंत्री में शामिल नहीं हुए, नरपत सिंह जी भी नहीं हो पाए थे, घनश्याम तिवारी जी भी नहीं हुए थे और दूसरे लोग भी नहीं हुए थे। इसका मतलब इसको यदि हम विरोध के खाके के रूप में देखें, नहीं, विरोध के खाके की बात नहीं कर रहा मैं तो ये जानना चाह रहा हूं केवल कि जो 2019 का जो आम चुनाव है उसके लिहाज से, क्योंकि वो टीम का देखिए निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उसने मंत्रिमंडल का जो गठन किया उन्होंने कहीं न कहीं 2019, देखिए 2019 के चुनाव वाली बात आज नहीं आई है, ये 6 महीने पहले भी थी, साल भर पहले भी थी, 2 साल पहले भी थी। इसलिए यदि मंत्रिमंडल के जो नाम आए हैं और जो मंत्री लोग बने हैं उनको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले में दखल वाली कोई बात की जाती है, वो बेईमानी है। इसलिए बेईमानी है क्योंकि सबको मालूम है कि 2019 में चुनाव और उसी को देख करके उनमें 25 सीटें कांग्रेस भी आती है, 25 में ज्यादा सीटें, बल्कि 25 मिले, बीजेपी भी चाहती है 25 में ज्यादा सीटें उनको मिले। तो इसलिए अगर ये हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाते हैं कि साहब इसमें क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा है, जातिगत नहीं रखा है, दूसरी नहीं, तो गलत है, उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है 2019 का चुनाव लड़ना है और जो हमने मंत्री बनाया उन्हीं को साथ लेकर के, उन्हीं के सहयोग से हमको आगे लड़ना है, जो सीनियर लोग हैं उनको भी साथ लेकर के लड़ना है। इसलिए इस तरह की बातों को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के अंदर यदि कोई अंदरूनी बात होती है तो उसको लेकर के कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक। आरसी चौधरी साहब, ये जो मंत्रिमंडल है आपका, ठीक है, आप जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अंदरूनी डिसीजंस होते हैं, लेकिन एक बात मुझे ध्यान आती है इस मंत्रिमंडल को, जब मैं कल जब मैं वहां भी मौजूद था राजभवन में और कवरेज में, कि खासतौर पर राहुल गांधी कहते थे महिलाओं की भागीदारी की बात, तो 11 विधायक आपकी जीत के आए हैं, उसमें से एक विधायक अभी जो है उनको आपने इस मंत्रिमंडल में एक विधायक को मौका दिया। निश्चित रूप से आप जो जिक्र कर रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल के अंदर एक दिया गया है, राहुल गांधी जी मंच से भी सदैव कहते थे और पार्टी के जो प्रभारी थे पर उन्होंने उनको भी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और मैं इस मंच पे भी महिलाओं की भागीदारी देखना चाहता हूं, सरकार में भी देखना चाहता हूं, तमाम तरह की भागीदारी की बात देखी। एक सामाजिक जो ढांचा था उसके बावजूद राहुल गांधी जी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की जो टिकटों का वितरण हुआ उसके अंदर प्रत्याशी बनाए गए। अभी मंत्रिमंडल का संपूर्ण गठन नहीं हो पाया और अभी जो जितना गठन हुआ उसके अंदर भागीदारी दी गई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब आने वाला जो समय होगा उसके अंदर भागीदारी महिलाओं की निश्चित रूप से और बढ़ेगी। तो इस बार क्या कारण मतलब मानते हैं आपकी, एक महिला को आप लोग लेके आते हैं, क्यों आपको दूसरे विकल्प नहीं दिखाई दिए? ये जितने भी जो गठन की जो चर्चा लेके है, किस तरीके से कितने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का हो या किस जगह से हो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मुख्यमंत्री जी का क्या उसके अंदर सोचना रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर प्रश्न उठाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तो मैं उन तमाम नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने संसद के अंदर पटल पे बिल रखा था और उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाई महिलाओं की जो विधानसभा में और लोकसभा के अंदर 33% की भागीदारी होनी चाहिए। अगर उन्हें महिलाओं के प्रति सिंपैथी है, अगर वो महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं, महिलाओं को खुद निर्णय लेने के लिए सशक्त करना चाहते हैं और इस राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बिल के लिए कभी चर्चा करते तो निश्चित रूप से लगता है कि उनको कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति है कि वो उनको सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन वो अंगुली उठाने का एक प्रयास है, हम उसमें नेतृत्व देख रहे हैं, अंगुली नहीं देख रहे। लेकिन जो कैबिनेट अभी जैसे आपने कर्ज माफी की जो बात कही और आने वाले समय में और डिसीजन होंगे, क्योंकि राजेंद्र जी ने एक बात कही, या जो लोकसभा चुनाव सामने और आपको जो कार्यावधि है 60 दिन की बात जो कर रहे थे, मैं राजेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, उसमें बहुत कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव आपके सामने और उसके देखते हुए ही ये एक चुनौती है आपके सामने, आपके कैबिनेट के सामने भी चुनौती होगी कि किस तरह से कौन से निर्णय किए जाते हैं ताकि जो जनता समझ सके कि हाँ ये जो टीम है आने वाले समय में लोकसभा में। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है उन निर्णयों को चुनाव के संदर्भ में हर कोई राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और तमाम जो लोग हैं वो देखते होंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि राजस्थान का जो निर्माण है, अगर राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं तो किसी एक वर्ग से नहीं बन सकता। इसके अंदर व्यापारी की भी भागीदारी चाहिए, उसमें कर्मचारी की भी भागीदारी चाहिए, उसके अंदर युवा की भी चाहिए, किसान की भी चाहिए। ये जो किसान है इस राज्य के अंदर पहली बार आत्महत्या करनी पड़ी, 150 से ज्यादा किसानों ने पिछली सूबे की सरकार भाजपा की सरकार में आत्महत्या करनी पड़ी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाया, उसका जो लागत बढ़ती गई और उसका उत्पादन का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाया। इसलिए किसान को राहत देके और राज्य के ऊपर जो कर्ज बढ़ा हुआ है वो कर्ज अगर राज्य पे और बढ़ेगा तो वो इस राज्य की आम मतदाता पे बढ़ेगा, आम नागरिक पे बढ़ेगा, हर व्यक्ति पे बढ़ेगा। इसलिए हर वर्ग इस प्रकार से राहत से महसूस करे। अगर कर्ज और बढ़ाएंगे, टैक्स इंपोज ना हो, व्यापारी भी अपना व्यापार सुचारू रूप से चला पाए,
युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन कर पाए, युवाओं को भी इंसेंटिव दे पाए, युवा भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो पाए। इसलिए हमने जो 10 दिन का वादा किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा, वो हमने 2 दिन में पूरा किया। आगे भी जो तमाम वादे हैं वो राज्य की इस माली वित्तीय हालत को देखते हुए भी निश्चित रूप से प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाते हुए निर्णय है वो लिए जाएंगे। 2019 इसका उद्देश्य नहीं होगा, उद्देश्य होगा ये राजस्थान है वो अग्रणी राज्य में शुमार हो, इस देश के अंदर नंबर 1 का राज्य बने, जिसमें हर वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। ये कांग्रेस का तो क्या राजेंद्र मीणा जी, जैसे आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि अग्रणी राज्य की जो बात है, क्या आप इनके साथ इस अग्रणी राज्य के इस जो ये जिस बात को लेके चलना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ, क्या आप शामिल हो पाएंगे बीजेपी? नहीं, हम तो कह रहे हैं ये सदन में देखिए, पिछली बार मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सदन में जितना मैंने देखा है, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुद्दे की बहस पे कई बार सदन है वो मुद्दे की बहस के लिए होते हैं। पता आप मजबूत विपक्ष के रूप में हैं, क्या इनके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे, हो सकता है आप सहमत नहीं हो, लेकिन सहमत होने पर भी कई बार राजनीतिक लाभ के कारण उनके साथ नहीं हुआ जाता और वो एक तरह का स्थिति खराब हो जाती है, वो आप कर पाएंगे? देखो, केंद्र तो बिल्कुल जो उनका बजट जो साल का होता है, जो मार्च में जो बजट जो पैसा आता है केंद्र से, वो बिल्कुल मिलेगा। और जो अब ये मेन तो जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है संपूर्ण कर्जा माफी वाली बात में यही कह रहा हूँ। और जो इन्होंने जो 3500 रुपए इनको कहा है बच्चों के लिए, युवा छात्रों के लिए और सबके बेरोजगारों के लिए सस्ता देने वाली बात नहीं है पर मंथ की। और बाकी कई तरह के ये आगे उनको लाए, कैसे करेंगे वो सामने लाए, कि हम तो मुद्दा अगर ये 10 जो इन्होंने खुद कहा है 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी 3500 रुपए वेतन भत्ता ये नहीं देंगे, तो अगर बात आएगी तो हम निश्चित रूप से ही बात हम तो आगे लाएंगे कि उनको उसको कह करके ये मत लेके आज सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में आए, तो चाहे कि ये जल्दी जल्दी वो काम करें। हम तो अगर करते धन्यवाद देंगे इनको। ठीक, निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि अब जो सरकार है, अगर आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठे हैं तो उसको सरकार अगर नहीं अपने वादों पर खरी उतरती तो आप उसको रोकने का, टोकने का काम, देखिए विपक्ष का काम ही है कि वक्त पर रोका जाए, टोका जाए, लेकिन होता यह है हिंदुस्तान की राजनीति में कि विपक्ष उस चीज को नहीं करके बाधित करने का काम भी, मतलब कहीं एक बाधा वाली स्थिति भी बन जाती है। लोकसभा में तो देखते हैं, स्थिति देखते हैं हम लोग, बात जो होगी वो कहेंगे। जी 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 जी। एक मैं आपसे ये चीज बताना चाहता हूँ कि अब जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं, ठीक है, अब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो इनके सामने आप चुनौती कौन को क्या देते हैं? चुनौतियां कुछ हैं कांग्रेस की नई सरकार के सामने, किस तरह की चुनौतियां? देखिए, मैंने आपको सुधांशु जी पहले भी चर्चा में कहा कि देखिए 2019 का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती थी और 2019 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले तो कांग्रेस पार्टी ने, संपूर्ण विपक्ष ने एक अभियान चला रखा है कि जैसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी, वैसे बीजेपी मुक्त भारत की बात की जा रही है। ये पॉलिटिकल स्थितियाँ चल रही है, चलती रहती है, इसके अंदर कोई नई चीज़ भी नहीं है, पर उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कि सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार की जगह यदि कांग्रेस या इनकी अलायंस की सरकार लाए या राजस्थान से ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके, तो उसके लिए इनको वही 2020 वाले यानी ऐसी योजनाओं को लेकर के चलना पड़ेगा, जो चुनाव घोषणा पत्र उन मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा जिससे जनता में तुरंत लगे कि हाँ कुछ हो रहा है काम, तो उसका लाभ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाला समय में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस महा चुनौती का सामना करने के लिए की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से अभी जो कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ है, तो जनता की उम्मीद यही है कि ये नई सरकार उनके अपने वादों पर खरी उतरे और उनकी आशाओं को पूरा कर सके। खास तौर में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।